आइए देखते हैं जो बिहार सरकार की तरफ से टेक्स्ट बुक निकाली जाती है उसी कड़ी में यह विज्ञान का बुक है। विज्ञान का बुक है किस क्लास की? तो ये वर्ग 7 के लिए। इससे पहले हमने क्लास 6 के हिस्ट्री की बुक का सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो वो भी हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अब क्लास 6 का एसएसटी की बुक में जो हिस्ट्री का बुक आता है वो समाप्त हो गया है। उसमें अब ज्योग्राफी और पॉलिटी का बुक पढ़ाना रह गया है। अगली कड़ी में यह क्लास 7 का पहले विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसका हिस्ट्री देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 है जल और जंगल। अध्याय 1 में क्या पढ़ना है? जल और जंगल के बारे में। क्या आपने कभी घर, विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता, शिक्षक सभी आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते होंगे। आपने सोचा है कि क्यों हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए टीवी, अखबार, पोस्टरों आदि की सहायता से विज्ञापन दिया जाता है। इसी क्रम में हम प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ताकि जल के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और बताया जा सके कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हमारे विद्यालयों में जल दिवस के अवसर पर बच्चों को आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता कराई जाती है। यह सारे प्रयास जल के संरक्षण के लिए किए जा रहे हैं। संरक्षण मतलब उसके बचाव और उपाय। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, धरना प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के मौसम में क्या होता है? सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। क्या यह सही नहीं है कि हम अत्यधिक जल की कमी का सामना कर रहे हैं? आइए देखते हैं क्रियाकलाप 1। एक तरफ दिखाया गया है कि सूखा दृश्य। अगर किसान क्या है, खेत में कुदार लेके बैठा हुआ है और ये पानी ना होने के कारण से खेतों में क्या पड़ गई है? दरार पड़ गई है। अगर समय पे बारिश होता तो खेतों में क्या होती? जल की कमी होती, जल पहुंच जाता और इसमें मिट्टी में क्या होती? नमी होती। इसको आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए क्रियाकलाप बुक में दिया रहता है जिसे मिलकर सभी विद्यार्थियों का फर्ज बनता है कि क्रियाकलाप को करें। जल के लिए जनता के संघर्ष और उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। आप जान पाएंगे कि जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आगे देखते हैं। पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी पर जल की उपलब्धता एवं स्रोतों के बारे में जाना था। उपलब्ध मृदु जल क्या होता है? मृदु जल मतलब मीठा जल, जो पीने युक्त पानी होता है उसको मृदु जल कहा जाता है। की मात्रा जानने के लिए निम्नलिखित तालिका को पढ़कर समझिए। मध्यम आकार की बाल्टी जिसमें लगभग 20 लीटर जल आता हो लीजिए। मान लीजिए कि बाल्टी में भरा जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है। बाल्टी में जो जल है, मान लीजिए कि बाल्टी को पृथ्वी मान लीजिए और पृथ्वी पर जितना जल है वो क्या करता है? ये बाल्टी उसको प्रदर्शित कर रहा है। आगे देखिए। एक 5 ml क्षमता वाले चम्मच से 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डालिए। जैसे कि चित्र में हम लोग देख रहे हैं, यह पृथ्वी पर उपलब्ध मृदु जल को प्रदर्शित करता है। अंत में मग में 1/4 चम्मच जल निकालिए। यह विश्व के सभी नदियों, झीलों में उपस्थित कुल मृदु जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। मग से 30 चम्मच जल की कांच की किसी गिलास में डालिए। यह भौम जल जो उपयोग में लाया जा सकता है को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि पृथ्वी पर 1/3 भाग जल से घिरा हुआ है, फिर भी इतने जल की समस्या क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पे जो जल पाया जाता है उसमें मृदु जल यानी मीठा जल यानी जो पीने लायक जो जल है उसकी मात्रा क्या है? काफ़ी कम है। समुद्रों में जो जल है वो क्या है? खारा जल है। ये देखिए, जो समुद्र पे जो पृथ्वी में जल है उसकी ये मात्रा दिखा रहा है। इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा जो जल की मात्रा है वो खारा है। खारा मतलब क्या है? नमकीन है। पानी में क्या है? नमक की मात्रा है। ये जो एरिया दर्शाया जा रहा है ये हो गया मृदु जल जो पीने योग्य है, और ये भूम जल है जो भूमि के अंदर है। इसी को निकाल कर पिया जाता है, जैसे नलकूप, हैंडपंप लगा के पानी को निकाला जाता है। आगे देखते हैं।
यदि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा बाल्टी से भरे जल जितनी होती तो उसमें से मृदु जल मात्र 1 मग पानी ही होता है। शेष पानी तो समुद्र में भरा खारा पानी है। मृदु जल भी अधिकांश तो हिम नदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों की अस्थायी बर्फ के रूप में है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। हमारे उपयोग के लिए तो भूमिगत जल एवं झीलों और नदियों का जल ही बचत है। यह कुल जल का मात्र 0.006% है। देखिए, जो जल भूमि के अंदर है उसी को हम निकाल कर पीते हैं, और जो जल ऊपर बर्फ के रूप में हिमनद और पहाड़ों में जमा हुआ है उस जल को भी पीने योग्य है, लेकिन उसको पाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि वही जो बर्फ और पहाड़ियों की चोटियों पे ये जो मान लीजिए हिमालय है, इसकी ऊपरी चोटियों पे जो बर्फ जमा हुआ है, ये भी क्या होता है, गर्मी पाके जब पिघलता है तो ये क्या होता है, नीचे धरातल में नदियों झील के माध्यम से जल आता है। तो ये भी जल कैसा है, पीने योग्य है। ये भी जल आसानी से हमें प्राप्त नहीं होता है। जो इस ग्राउंड लेवल में, जो मैदानी क्षेत्र में अंदर जल है, जिसे नलकूप और पंपी सेट से निकाल कर पीते हैं, उसी पानी को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। आगे देखते हैं, क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? यह जानकारी आप अपने दोस्तों, घर पर परिवार वालों एवं अन्य समुदाय के लोगों से भी बांट सकते हैं। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करती हैं। आपने पिछले कक्षा में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। आप अपनी जानकारी को अपने शब्दों में नोटबुक में लिखिए। क्या आपको पिछली कक्षा में अध्ययन किए गए जल चक्र की प्रक्रिया याद है? जल चक्र की प्रक्रिया देखिए, जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिह्नित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में है, क्या करना है, लिखे गया है। इनको सही शब्द में लिखिए। देखिए, दिखाया गया है, ये जल चक्र के बारे में बताया गया है। यहाँ दिया हुआ है 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। जल भूम, जो पृथ्वी के नीचे जो जल है, फिर वाष्प बन के जो ये नदियों में जो धरातल पे जो जल है, ये वाष्प बन के क्या हो रहा है, उड़ रही है। फिर घनसंघ हो रहा है, फिर दलबा, फिर निर्ज वाष्प उत्सर्जन और पारो। ऐसे देखिए, जनरली जल चक्र में क्या होता है कि जो जल धरातल पे भूमि पे रहती है वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ऊपर उठती है। जब ये ऊपर उठती है तो फिर ये बादल का रूप धारण कर लेती है। जब ये भारी हो जाती है तो ये फिर भारी होकर क्या करती है, धरातल पर बरस जाती हैं। आगे देखते हैं, आप जानते हैं कि जल चक्र के द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं, ठोस को क्या कहते हैं, जब जल ठोस अवस्था में हो तो बर्फ का रूप धारण कर लेता है। द्रव होता है तो जो हम लोग जल या पानी पीते हैं, और गैस की अवस्था जो है जल वाष्प के रूप में होती है। पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है। बर्फ हिम के रूप में जल ठोस अवस्था में ध्रुवों पर, बर्फ से ढके पर्वत और हिम नदों में पाया जाता है। द्रव की अवस्था में महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूमि के अंदर भौम जल यानी भूमिगत जल के रूप में मिलता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है। जल की तीनों अवस्थाओं के सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि पूरी जनसंख्या और सभी जीव जल का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपको इस जानकारी से राहत मिली है? अब क्रियाकलाप 2 देखते हैं। आप अपनी कक्षा के बच्चों की एक सूची बनाइए। पुनः प्रत्येक बच्चे से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास कीजिए। उत्तर को सारणीबद्ध कर यह जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में पीने, भोजन बनाने, स्नान करने, बर्तन धोने, कपड़े धोने के लिए प्रतिदिन कितने जल की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कार्य के लिए जल किन से प्राप्त होता है, इसलिए आपूर्ति के लिए उन्हें या उनके घर के लोगों को क्या करना पड़ता है। ये देखिए, तालिका 1.1 जितना हो सकेगा बच्चों को दीजिए। सारे बच्चे को ये होमवर्क की तरफ में अपने अपने घर से करें, ताकि उन्हें पता चले कि बच्चे इसमें अपना नाम लिखे। पीने का जल और भोजन बनाने के लिए जल, स्नान के लिए जल और बर्तन कपड़ा धोने के लिए जल, ये सब जल वो कहाँ से लाते हैं।
हो सकता है सारे बच्चों का आंसर समान हो, कुछ का भिन्न भी हो। इन उत्तरों से यह जानने का प्रयास कीजिए कि विभिन्न घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपके क्षेत्र में किन किन जल स्रोत का उपयोग बहुतायत में किया जाता है। पुनः तालिका का अवलोकन कर उत्तर जानने का प्रयास कीजिए। आपके क्षेत्र का सबसे प्रमुख जल स्रोत क्या है? जल स्रोत की घर से दूरी कितनी है? जल की उपलब्धता की स्थिति क्या है? आप पाएंगे कि अधिकांश नगरों, बड़े शहरों में जल पूर्ति की व्यवस्था होती है। जल पूर्ति के लिए विशेष क्रम में पाइप लाइनें बिछाई जाती हैं। जल को आसपास के किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुएं से लाकर पाइप लाइनों द्वारा आपूर्ति की जाती है। छोटे शहरों एवं गांवों में निकाय अथवा सरकार द्वारा जल पूर्ति की व्यवस्था नहीं की जाती। ये वहाँ के लोग अपने उपयोग के लिए जल प्रायः जल स्रोत से सीधे प्राप्त करते हैं। कुछ इलाकों में जल घरों से काफ़ी दूरी पर होते हैं। वहाँ से जल ढोकर लाने का कार्य अथवा स्रोतों पर ही इसका उपयोग अत्यधिक कष्टकारी होता है। हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से जल प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलते हैं? ये सारे जो कुआं हो गए, नलकूप हो गए या हैंडपंप हो गए, ये कौन से जल है? ये भूम जल को निकाला जाता है। जो भूमि के अंदर जो जल है, इन्हीं के थ्रू निकालकर उनका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, टॉपिक है भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पीने का जो भी जल हमें मिलता है भूमिगत यानी भूमि के अंदर से निकलता है। क्या आपने कभी चापाकल जो होता है उसको चापा नल या हैंडपंप कहा जाता है, अथवा नलकूप के लिए बोरिंग होते देखा है? क्या आपने कहीं हौज, टैंक आदि के लिए गड्ढा बनाते देखा है? आप ध्यान दीजिए कि यह गड्ढे एक निश्चित गहराई तक बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? सभी नलकूपों अथवा हैंडपंप में लगे पाइप की लंबाई समान क्यों नहीं होती हैं? आप उन कारीगरों अथवा अपनों से बड़े इस बारे में बात करेंगे तो जानकारी मिलेगी कि सभी जगह समान गहराई तक पाइप नहीं डाली जाती। कुछ स्थानों पर यह गहराई कम तो कुछ स्थानों पर अधिक होती है। इसका कारण कम तथा अधिक गहराई पर जल के स्तर का मिलना है। पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है, उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? भौम जल स्तर। यह स्तर पृथ्वी की सतह से 1 मीटर अंदर से लेके अनेक मीटर की गहराई तक हो सकता है। इस स्तर से नीचे पाए जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। 1 मीटर या उससे अधिक गहराई के नीचे जो भी जल पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? भौम जल कहा जाता है। भौम जल का स्रोत क्या है? आपने सोचा है कि वर्षा होने के बाद पृथ्वी की सतह पर जमा जल कहाँ जाता है? आप कभी सोचे हैं कि अगर वर्षा होता है तो आखिर वो जल कहाँ चला जाता है? इस चीज़ को जानने के लिए एक क्रियाकलाप 3 हम कर सकते हैं। अब तक हम लोगों ने 2 कर लिया है, एक क्रियाकलाप तीसरा होगा। क्रियाकलाप तीसरा में ये बताया गया है, जो चलनी होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी चालते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, एक चलनी ले लीजिए, ठीक है, और इसमें क्या कीजिए? मिट्टी भर दीजिए। और जो चलनी का साइज है उसी साइज का है क्या कीजिए? बर्तन ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें मिट्टी भरने के बाद एक क्या ये हो गया, क्या गिलास ले लीजिए या लोटा कुछ भी लीजिए, जिससे इसमें क्या कीजिए? धीरे धीरे जल भर दीजिए। एक समय बाद क्या होगा? इसमें जल भर जाएगा। भरने के बाद इसे कुछ देर छोड़ दीजिए और कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो जल है सारा मिट्टी के द्वारा होते हुए रिस के छलनी से छन के कहाँ आ जाएगा? इस बर्तन के पेनी में बैठ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो जल था ये मिट्टी के द्वारा होते हुए कहाँ आ गया? इसके बर्तन में आ गया। ऐसे ही क्या होता है? वर्षा की जल जब गिरता है तो मिट्टी से होते हुए क्या करता है? भूमि के नीचे चला जाता है। इसी जल को हम लोग क्या करते हैं? पंप, नलकंप से निकाल के फिर पीने योग्य इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यही आपको क्रियाकलाप 3 में बताया गया है। आगे देखते हैं।
भौम जल, जल भर तथा भौम जल स्तर। वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिस कर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः संयंदन कहते हैं। अतः इन प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल को पुनः परिपूर्ति हो जाती हैं। भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है। इन भंडारों को जल भर कहते हैं। इस जल को सामान्यतः नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ये भौम जल हो गया, ये जल भरा हुआ है। इनके देखिए, ये हो गया कंक्रीट और ये भी हो गया कंक्रीट, और बीच में जो जगह खाली है इसमें क्या हो गया, जल भर गया। यहाँ देखिए, ये भी जल भर गया है। इसको नलकूप द्वारा हम लोग निकालते हैं। फिर वर्षा होती है तो रिस्क, फिर जल ये कहाँ, जो जो गैपिंग है इसमें क्या होता है, जल आके भर जाता है। आगे देखते हैं भौम जल स्तर का गिरना। क्या परिपूर्ति एवं उपयोग की मात्रा समान है कि जिस जिस एवज में हम जल का उपयोग करते हैं, क्या उसी मात्रा में जल का परिपूर्ति भी हो जाता है? क्या ये दोनों समान है? आइए जानते हैं। क्या हम जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भौम जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल का रिसना है। कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में गिरावट आती है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि, वन रोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। साथ ही याद रखने की बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल के स्तर को प्रभावित करता है। भौम जल जो भूमि के अंदर जो जल है, अगर शहरों में, गाँव में आजकल क्या हो रहा है, पक्कीकरण हो रहा है, तो जहाँ पर पक्कीकरण हो जाएगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मिट्टियों के द्वारा जल रिसकर नीचे नहीं जाएगा। इस कारण से भी क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो जल का लेयर है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर यहाँ पे अगर पक्कीकरण कर दिया जाए तो इस एरिया सब क्या होगा, जल रिसना बंद हो जाएगा। तो एक ये भी एक समस्या है। और जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि होगी तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, तो ये भी क्या कर रहे हैं, जल को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा पढ़े हम लोगों ने, औद्योगिकरण हो रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, जल का उपयोग हो रहा है। अब आइए देखते हैं क्रियाकलाप 4। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्रियाकलाप देख लिया। जनसंख्या प्रसार तथा जल की मांग। अगर जनसंख्या प्रसार यानी जनसंख्या बढ़ेगी तो जल का मांग बढ़ेगा। आगे देखते हैं, इसमें इस क्रियाकलाप में यही बताया गया कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो जल का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने पर खेती अधिक पैमाने पे होगी, खेती होगी तो फिर औद्योगिकरण भी बड़े पैमाने पे होगा। इन सब में क्या होगी, जल की आवश्यकताएं बढ़ेगी। भवन निर्माण, इसमें भी जल लगेगा। स्थल दिया हुआ है, जल की मात्रा में दैनिक, जिससे भवन निर्माण होता है इसमें जल की कितनी मात्रा उपयोग होती है। दुकानों में, कार्यालयों में, अगर कोई कार्यालय है उसमें स्टाफ काम करते हैं तो पानी पीते हैं, कार्यालय की साफ सफाई होती होगी, उसमें जल की मात्रा कितनी लगती है। सड़क के निर्माण में, सिंचाई में, ये सब क्या करना है, इन सबसे में क्या होगा, जल की मात्रा बढ़ेगी, जल का उपयोग होगा। आगे देखते हैं, क्रियाकलाप दिया रहता है, उसको करने के लिए एक तरह से समझिए प्रैक्टिकल करने का चीज़ है। आगे पढ़ते हैं, अपनी कक्षा के 10 छात्रों की सूची बनाइए, उनसे कुछ प्रश्न निम्न प्रकार के कीजिए, प्राप्त उत्तरों को उनके नाम के सामने अंकित कीजिए, पुनः उत्तरों का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण के उपरांत आपको कुछ परिणाम मिलेगा जिसका उपयोग आप जल प्रबंधन के लिए कर सकते हैं। एक में छात्र का नाम, पूर्व में सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाले स्रोत और यंत्र और उपलब्धता, इसका एक सूची बनाइए और इसको भरिए। तो इसका भरने के बाद इसमें दे रहा है कि परिणाम कुछ इस प्रकार होंगे। जल संसाधन भूमि पर, जमीन पे जो है जल संसाधन, उसमें कैसे है, जल किस किस चीज़ से मिलेगा, तो तालाब से, नहर से, आहर और चर, इसमें क्या है, उपलब्ध हैं। भूमिगत जल की उपलब्धता सतह से भूम जल काफ़ी निकट है। भौम जल यानी भूमिगत जल की उपलब्धता काफ़ी नीचे है। नहरों, आहरों, तालाबों आदि की व्यवस्था बाढ़ के कारण छिन्न भिन्न हो गई हैं। जलकूपों से सिंचाई का जल निकालते हैं, पंपी सेट जो होता है उसका भी प्रयोग क्या हुआ है, बढ़ गया है।
पारंपरिक यंत्र रहट, ढोस, मटकुओं आदि का उपयोग भी हो रहा है। हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं है। इसके अनेक कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण वर्षा का वितरण है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है, कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से अक्सर उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाती है, और वहीं दक्षिण बिहार क्या होता है, कम वर्षा के कारण जल की कमी से और सूखा पड़ जाता है। जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी उस क्षेत्र में हरियाली ज़्यादा होगा, और जिस क्षेत्र में वर्षा कम होगी वहाँ सुखाड़ पड़ेगा ही। ये देखिए, ये अपना बिहार का मैप हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगी, बीचों बीच गंगा नदी बहती है। ऊपर का एरिया क्या कहा जाएगा, उत्तर बिहार, और नीचे का क्या कहा जाएगा, दक्षिण बिहार यानी साउथ बिहार। ये बिहार नदी से जो नर्मदा ऊपर से जो नदी है, नदी ऊपर से जो नदियाँ बहती हैं इधर, इनसे क्या होता है, इन एरियाओं में बाढ़ आ जाता है, और ये सारा पानी कहाँ चला जाता है, इसमें गंगा नदी में चला जाता है, और गंगा नदी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, और इसलिए कारण यह एरिया जल से बचा रह जाता है। तो इस एरिया में क्या हो जाता है, सुखाड़, और इस एरिया में बाढ़। आगे देखते हैं जल प्रबंधन। आगे क्या है, जल प्रबंधन के बारे में देखते हैं। क्या आपने शहरी क्षेत्रों में जल पूर्ति की पाइपलाइनों से जल रिश्ते देखा है? क्या आपने नलों से जल बहते देखा है? क्या आप जल पीते समय गिलास में कुछ जल छोड़ देते हैं? इन आदतों में सुधार लाकर हम जल की बर्बादी को रोक सकते हैं। शहरों में जल बर्बाद कैसे होता है, तो शहरों में क्या किया जाता है, दूर दराज से जो झीलों में, नदियों में जल है, उसको पाइप के द्वारा जोड़कर, मोटर के द्वारा खींचकर क्या किया जाता है, गली गली पहुंचाया जाता है। इस क्रम में क्या होता है, ये पाइप रास्ते में लीक हो जाती है, तो पानी का बहुत अधिक मात्रा रिसाव के कारण बर्बाद हो जाता है। दूसरा क्या है, हम लोग पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो एक गिलास पानी लेते हैं तो आधा गिलास पानी पीते हैं, और आधा गिलास पानी इसमें छोड़ देते हैं। अब ये पानी जूठा कोई पीता नहीं है, और ये पानी भी क्या होता है, बर्बाद होता है। ये छोटी छोटी आदतें हैं जिनमें सुधार लाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, मीठा जल या पीने युक्त जल को क्या कर सकते हैं, बचाया जा सकता है। हम लोगों ने इससे पहले 4 क्रियाकलाप देख चुका है, इसी तरह ये 5वां क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप में यही बताया गया है कि हम जो जल यूज करते हैं, उसी जैसे हमने बर्तन धोने का पानी इस्तेमाल किया, वो पानी बचा, तो उस पानी को क्या हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उस पानी को खेतों में डाला जा सकता है, पेड़ पौधों में डाला जा सकता है। तो यह क्रियाकलाप बताया गया है कि जल को पुनः कैसे उपयोग किया जा सकता है, एक बार यूज करने के बाद उसका पुनः किस कार्य में प्रयोग किया जा सकता है, यही क्रियाकलाप 5 में बताया गया है। आगे देखते हैं, वर्षा जल के संग्रह के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। यह जल प्रबंधन एवं भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का अच्छा उदाहरण है। हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, चह बच्चों, डबडे, आहरे बनवाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पाइप हो गया, ड्रिप। ये देखिए, एक कृषि का क्या है, पैमाना है, तरीका है, जिसको कहा जाता है ड्रिप कृषि। इसमें क्या किया जाता है, मोटा पाइप का पतला पाइप लगाया जाता है, जिसकी परिधि कम रखी जाती है, और इसमें क्या किया जाता है, इसे देखिए पाइपों को जोड़ दिया जाता है, और इन पाइपों में क्या होता है, छिद्र लगा रहता है, छिद्र बना होता है। इन्हीं छिद्रों से क्या होता है, जल क्या करता है, रिसता है, और पेड़ों के सीधे जड़ों में जाता है। इससे क्या होता है, जल की बर्बादी बहुत कम होती है। आगे देखते हैं, आपने क्रियाकलाप में पता लगाया है कि क्षेत्र में इनमें से कौन कौन से संसाधन थे, समय के साथ हमने इन्हें त्याग दिया। क्या आपके क्षेत्र में इन पारंपरिक संसाधनों को पुनः बनाया जा रहा है? किसान भी अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल की मित्र व्यवस्था है, माने फ्रेंड की तरह कर सकते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम ड्रिप यानी जो बूंद की तरह बूंद बूंद जो जल रिश्ता है, सिंचाई के बारे में जान सकते हैं। इस विधि में कम व्यास के पाइप, जो पाइप होता है उसका व्यास कम रखा जाता है, ताकि जो जल का फोर्स होगा वो तेज होगा, पौधों की जड़ तक पहुंचाया जाता है, और जल की बर्बादी नहीं होती है। इसी प्रकार यदि नलकूपों के जल को पाइपों द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकल द्वारा सिंचाई करने पर भी जल की खपत कम होती है। आपने देखा ही होगा कि गमले के पौधों को कुछ दिनों तक जल ना मिले तो वे मुरझा जाते हैं।
क्योंकि पौधे को भोजन बनाने तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। यदि जल उपलब्ध नहीं हो तो पृथ्वी की हरियाली लुप्त हो जाएगी। क्या पौधों के ना रहने से भोजन, ऑक्सीजन, वर्षा अभाव में पृथ्वी का जीवन अंत नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इस पे आप सोचिए और विचार कीजिए। आप अपने दैनिक जीवन में जल का जो इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में सोचिए कि क्या जल के बिना जीवन पॉसिबल है? क्या अगर जल ना होता तो हम अपने जो दैनिक जीवन में जो दैनिक कार्य करते हैं क्या उसको कर पाएंगे? अगर जल के बिना जीवन कितना टफ होगा, कभी सोचिए। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। हमारे देश में कई भागों में घने जंगल है। बिहार राज्य में भी कुछ जगह बड़े जंगल हैं। जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि पाए जाते हैं। जंगलों में कई तरह के जीव जंतु जैसे बाघ, रीछ, हिरण, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंगे आदि भी पाए जाते हैं। जंगलों में पाए जाने वाली वन्य संपदा और जीव जंतु की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया है। उदाहरण के लिए पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य है, जो बाघ इसको टाइगर रिजर्व संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। वैशाली में क्या है? बरेला अभयारण्य। मुंगेर जिला में भीम बांध अभयारण्य। गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभयारण्य। बिहार के क्या है? प्रमुख अभयारण्य है जो जंगल में, इसको याद रखिए। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कौन सा अभयारण्य बिहार के किस जिले में पड़ता है। इसके अलावा कई जगह गांव, कस्बे या शहर से लगे छोटे जंगल भी हैं। जंगलों में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु आपको शहरों के चिड़ियाघरों में देखने को मिल सकते हैं। जंगल के क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इनमें अलग अलग तरह के पेड़, पौधे और जंतु मिलते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं, परंतु उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रमुखतः चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ने वाले इलाकों में उस मौसम में सागवान, पत्ते झड़ने वाले पेड़ या कम पानी होने पर भी हरे रह सकने वाले पलाश के पेड़ मिलते हैं। इन जंगलों में जीव जंतु भी प्रायः उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकने वाले मिलते हैं। जिस क्षेत्र में जैसा वनस्पति मिलता है उसी पे आधारित उसी प्रकार के जीव जंतु भी उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब तक हम लोगों ने क्रियाकलाप 5 कर लिया है। ये देखिए छठा क्रियाकलाप है। आपको शायद अपने गांव या शहर के आसपास के जंगल या किसी अभयारण्य में जाने का मौका मिला हो या उनके बारे में जानते हैं। आप अपने मित्रों के सहयोग से जंगल में पाए जाने वाले जंतु एवं पौधों की क्या करें? सूची बनाएं। जंगल में पाए जाने वाले जंतु एवं पेड़ पौधे, एक तरफ जंतुओं के नाम लिखिए, दूसरे पेड़ पौधे का नाम लिखिए। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 7, 6 हो गया। और 7वां क्रियाकलाप में है कि जंगल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, साथ ही हमें जंगलों से कई सारे उत्पाद मिलते हैं जिनका हमारे लिए अलग अलग उपयोग है। वन्य पौधों की सूची से औषधीय पौधे एवं इमारती लकड़ी देने वाले पेड़ की सूची बनाइए। एक तो होगा जिससे औषधि तैयार होता है और एक ऐसी इमारती लकड़ी जिसका इस्तेमाल इमारत बनाने में, यानी घर में जो हम लोग घर बनता है उसमें सोफा बनता है, उसमें फिर क्या होता है टेबल कुर्सी बनता है, उसमें भी इनका इस्तेमाल होता है। साथ ही कुछ ऐसे पौधों की सूची बनाइए जिनका उपयोग जंतुओं के भोजन, औषधि, इमारती लकड़ियाँ प्राप्त करने के अलावा अन्य कार्यों में के लिए होता है। क्या आप जानते हैं कि गोंद और लाख जंगल से प्राप्त किए जाते हैं? कागज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? इस तालिका को भरिए। किस औषधि वाला पौधे में क्या हो जाएगा? नीम का हो जाएगा, तुलसी का हो जाएगा। इमारती लकड़ी में जिससे क्या होता है? सोफा बनता हो, पलंग बनता हो, कुर्सी बनती हो, और अन्य उपयोग में इनका क्या जलावन के रूप में। आगे देखते हैं। आप जैविक उद्यान में जाएंगे, वहाँ वो सभी पेड़ लगाने का प्रयास किया गया है जो जंगलों में पाए जाते हैं। उन वृक्षों, लताओं, पौधों, घास, फूलों के नाम उनके बगल में लिखे गए हैं। आप संदर्भ में जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और अन्य स्थानों पर इन्हें पहचान भी सकते हैं। क्रियाकलाप 8, इसके लिए उनकी पत्तियां जमा करना सरल होगा। यदि संभव हो तो फोटो भी लीजिए।
जब आप पत्तियां जमा करते हैं तो उसे एक क्रम संख्या देते जाइए। ध्यान रहे कि उसी क्रम में पेड़ों के नाम भी लिखे जिस क्रम में पत्तियों पर क्रम संख्या दी जाती है। क्रम संख्या डालिए, पेड़ का नाम लिखिए, पेड़ की पत्ती कैसी होती है, उसकी मोटाई और आकार, उसके फूल, पत्ती और फल का साइज कैसा है कैसा नहीं, और उसका उपयोग क्या क्या अपने जीवन में किया जा सकता है। आगे देखते हैं। उपयुक्त तालिका जितनी लंबी हो सके बनाइए। उपयुक्त विश्लेषण कीजिए। फिर अब कभी आपको जंगलों में जाने का अवसर मिलेगा तो अपनी तालिका की सहायता से तुलनात्मक अध्ययन कर आप आनंद का अनुभव करते हुए अपने ज्ञान का विकास कर पाएंगे। आप अपनी तालिका का विश्लेषण करने पर जंगलों की जैव विविधता के बारे में जान पाएंगे। आगे देखते हैं। विभिन्न पादप तथा वृक्ष एक समान नहीं है। क्या जलवायु के कारण वृक्ष एवं अन्य प्रकार के पादपों के किस्मों एवं जंतुओं के प्रकार में भिन्नता पाई जाती है? इस विविधता के बारे में और अधिक जानकारी पाने की कोशिश कीजिए। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब आता है वन में खाद्य श्रृंखला। हर जगह खाद्य श्रृंखला बनता है। जंगलों में देखिए कैसी खाद्य श्रृंखला होती है। एक पौधा दूसरे पौधे पर, एक जीव दूसरे जीव पर किस प्रकार आधारित है, उसी को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे हरे घास फूस को किसको खाएगा? कीड़े मकोड़े खाएंगे। और कीड़े मकोड़े को कौन खा जाता है? मेढक। मेढक को कौन खा जाएगा? सांप। और सांप को कौन खा जाएगा? गिद्ध। ये क्या है? एक श्रृंखला है, एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। इस तरह एक देखिए ये क्या बनते जा रही है? एक श्रृंखला बनते जा रही है। इसी को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। अपने स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी, ठीक है, स्वपोषी जो खुद पे, परपोषी जो दूसरे पे, मृतपोषी जो मरे हुए जानवरों पे क्या हो? आश्रित हो। स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी कहा जाता है। आपने यह भी जान लिया है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी अंततः पौधे हैं पर ही निर्भर करते हैं। जो जीव पौधों को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है और यह क्रम चलता रहता है। घास, देखिए घास को कौन खाएगा? कीट। कीट को मेढक। मेढक को सांप। सांप को कौन खाएगा? गरुड़। ये घास हो गया, इसको खाएगा शाकाहारी। शाकाहारी को कौन खा जाएगा? मांसाहारी। इस तरह मांसाहारी आश्रित हो गया शाकाहारी पे और शाकाहारी आश्रित हो गया जंगल पे। आगे देखते हैं। इस क्रम में ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या? एक क्रम को जो जंगलों पे शाकाहारी, शाकाहारी को मांसाहारी, क्या हो गया? यह श्रृंखला हो गया। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी में परस्पर संबंध होते हैं। यह सब मिलकर खाद्य श्रृंखला के रूप में होते हैं। यदि खाद्य श्रृंखला के किसी एक श्रृंखला में कोई विघ्न पड़े तो सभी श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। यदि हम वन के किसी एक घटक यथा पेड़ को हटा ले तो इससे जंगल के अन्य घटक प्रभावित होगी एवं पूरी व्यवस्था क्या होगी? टूट जाएगी। वन की मिट्टी, जंगलों में क्या है? जो मिट्टी है उसके बारे में आपने पिछले अध्याय में जान लिया है कि मिट्टी की ऊपरी परत ह्यूमस होती है। ऊपरी परत में क्या होती है? ह्यूमस। क्योंकि पेड़ पत्तियां जो गिरती हैं उसको सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ाया गलाया जाता है और सड़ा गला कर वो क्या होता है? इसमें ह्यूमस होता है, इसलिए इसको ह्यूमस कहा जाता है। यानी जीव जंतु का क्या रहता है? डेड पार्ट रहता है। इसकी मात्रा जंगल की मिट्टी की ऊपरी परत में प्रचुर होती है। क्यों होती है? तो आप जंगलों में या सघन आम तथा लीची के बगीचे में ढेर सारी सूखी पत्तियां जमीन पर परत के रूप में देख सकते हैं। इन पर छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं जो इन पत्तियों, घास फूस को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। जिन जीवों को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित होते हैं जो अंततः पौधे के पोषण में सहायक होते हैं, जिसमें खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है। साथ ही पोषण का चक्र भी क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। अब आइए देखते हैं क्रियाकलाप 9। इससे पहले हम लोगों ने 8 क्रियाकलाप देखा और किया। अब 9वें क्रियाकलाप में क्या देखते हैं? एक छोटा सा गड्ढा लीजिए, उसमें
उसमें क्या करना है, सब्जी, कचरे और सूखी पत्तियों को भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। ढकने के बाद कुछ दिन तक उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस परत को हटाएंगे तो इसमें क्या होगा, गर्म लगता है। सोचिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, इस कारण से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। आगे देखते हैं, वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। ये देखिए इधर लिखा हुआ है कि प्रकृति में वनों से गैस का संतुलन कुछ इस प्रकार बना रहता है। ऑक्सीजन को कौन लेता है, जीव जंतु लेते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये पादप के पास जाता है, फिर पादप से ऑक्सीजन निकलता है। पादप मतलब पेड़ पौधों के पास, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ऑक्सीजन को कौन लेंगे, जीव जंतु लेंगे, और फिर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। आगे देखते हैं, हमने जल चक्र के बारे में जान लिया है। वृक्ष अपने जड़ से जल अवशोषित करते हैं और जल वाष्प के रूप में जल को क्या करते हैं, निर्मयुक्त करते हैं। एक मिनट। वन जीव जंतुओं के को आश्रय, भोजन तथा पोषण प्रदान करने के साथ साथ नए पादपों को पनपने और वृद्धि करने के अवसर प्रदान करते हैं। आपने वर्षा के दिनों में गोबर तथा सड़ी गली वस्तुओं पर अंकुरित बीजों को पनपते देखा होगा। वन शाकाहारियों के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था कर उनकी संख्या वृद्धि में सहायक होते हैं, जिससे मांसाहारी जीवों के लिए प्रचुर आहार उपलब्ध हो जाता है। जंतुओं की विभिन्न किस्में वन के पुनर्जन्म एवं वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन तथा जीवन क्षमता से भरपूर है। वर्षा जल वन में वृक्षों की पत्तियों, तनों, लता एवं वितानों से होकर फुहारों के भूम जल रूप में पृथ्वी पर आता है और अंतःस्रावित होकर भूम जल स्तर की वृद्धि करता है। वन भू अपरदन को रोकता है और भूमि उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। नदियों को जल की आपूर्ति होती है तथा बाढ़ से हमारी रक्षा भी होती है। जनसंख्या दबाव के कारण खेती, कारखाना एवं आबादी के बसने के लिए वनों को जिस प्रकार तेजी से काटा जा रहा है, इससे मानव सभ्यता एवं वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। यह एक सोचनीय विषय है कि वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा। कुछ जो शब्द है जिसका हिंदी और इंग्लिश दिया गया है, इसको आप लोग देख लें अगर हार्ड वर्ड लगता है। इस प्रकार यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन होगा, उसको देखा जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा नोट्स दिया हुआ है कि हमने इस अध्याय में क्या सीखा। इसने सीखा कि जल के बिना क्या है, जीवन संभव नहीं है। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस हो तो बर्फ, द्रव हो तो जल और गैस हो तो वाष्प। जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी उपयोग के लिए जल की कमी है। हम लोगों ने इसमें क्या क्या सीखा वो दिया हुआ है, इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। अब देखते हैं अभ्यास में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। इसमें बताना कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। वर्षा जल का चरम स्रोत है, बिल्कुल सत्य है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन तो नहीं है, लेकिन नदियाँ भी सिंचाई का साधन है। वर्षा भी होता है, उससे भी साधन, उससे भी जल को क्या होता है, खेतों की सिंचाई होती है। जल की कमी की समस्या का समाधान केवल ग्रामीण क्षेत्र के निवासी करते हैं। ये भी असत्य है, क्योंकि शहर के लोग भी कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग हैं। जल की समस्या पूरे विश्व को है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, भौम खाली स्थान भरने वाला है। भौम जल प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कोई भी 2 चीज़ लिख दो, नलकूप हो जाएगा और हैंडपंप हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, नलकूप, दूसरा हो जाएगा हैंडपंप। जल की 3 अवस्थाएं क्या होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में क्या हो जाएगा, बर्फ। द्रव की अवस्था में हो जाएगा जल, और वाष्प के रूप में वाष्प हो जाएगा गैस के रूप में। भूमि की जल धारण करने वाली परत कहलाती है, क्या कहलाती है, ये भौम जल कहलाती है। क्या कहलाती है, इसको कहते हैं भौम जल। वन से हमें और का लाभ होता है, किस चीज़ का लाभ होता है, वन, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वन से हमें खाली स्थान और कल स्थान का लाभ होता है।
क्वेश्चन क्या है, मिसप्रिंट है। वन शुद्ध करते हैं, वन से हमें का लाभ होता है, वन से तो बहुत प्रकार का लाभ होता है इसमें, लेकिन क्वेश्चन बुक में वन शुद्ध करता है किसको, वायु और जल को। वन में छैवान पत्तियां और जंतु को समृद्ध करते हैं, क्या करते हैं, किसको समृद्ध करते हैं, मृदा को। वन में छैवान पत्तियां और जंतुओं को समृद्ध करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादप प्रक्रिया से बनता है, क्या बनता है, तो ये ह्यूमस बनता है, ह्यूमस बनता है। वन में छैवान पत्तियां और जंतु से क्या होता है, किसको समृद्ध करते हैं, तो मृदा को समृद्ध करते हैं। इसमें भूम जल प्राप्त करने के लिए दो चीज कौन कौन सा हो जाएगा, नलकूप और हैंडपंप हो जाएगा। जल की तीनों अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस होगा तो बर्फ, द्रव हुआ तो जल, और गैस हो जाएगा तो वाष्प। तीसरा है भूमि की जल धारण क्षमता करने वाली परत, भूम जल कहलाती है। वन से हमें और का लाभ, वन से तो बहुत तरह का लाभ है। वन से क्या होता है, वायु भी शुद्ध होता है और जल भी प्राप्त होता है। वन में छैवान पत्तियां और जंतु क्या करती है, मृदा को समृद्ध करती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादों पर क्रिया क्या बनता है, तो ह्यूमस बनता है। आगे कुछ क्वेश्चन है, समझाइए कि भूम जल की पूर्ति पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ये जो क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अध्याय पढ़ा उस पर आधारित क्वेश्चन है, उसको आप पढ़ने के बाद स्वयं से हल करें। दिया हुआ है कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो हमने भौम जल है जो भूमि के अंदर जल है, इसकी पूर्ति दो तरह से होती है। पहला क्या होता है कि पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, इनकी पत्तियों से क्या होती है, वाष्प की क्रिया होती है। वाष्प क्रिया की क्या होती है, ऊपर जाके बादल बनते हैं और ये जल के बूंद में नीचे गिर जाते हैं। ये पेड़ पौधे क्या करेंगे, इनकी जड़ें काफी नीचे तक जाती है, ये भूमि से जल को शोषित करते हैं। पत्तियों द्वारा वाष्पन की क्रिया होती है और ये वाष्पन की क्रिया जाके ये बादल बनती है, बादल बन के क्या करती है, बूंद को फिर बारिश कराती है और पुनः यह भूमि द्वारा अवशोषित करके जल अंदर चला जाता है। ये क्रिया हो गया। दूसरा क्या होता है कि जैसे नदियों और तालाबों और झीलों में जो पानी होती है और बगल में स्थल होता है, जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो ये परत को क्या करती है, गर्म करती हैं। तो जैसे ही गर्म करती है तो यहाँ की हवा गर्म होती है और हवा गर्म होती है तो ये ऊपर उठती है। जब ऊपर उठती है तो यहाँ से क्या करती है, नमी ले लेती है और नमी लेकर ऊपर उठ के बादल बन जाती है। और ये बादल जब भारी हो जाता है तो ये बूंद की तरह नीचे गिर जाता है और फिर ये जल पुनः नदियों और तालाबों में जाता है और नदी और तालाबों से रिस के नीचे के जो जल होता है क्या होता है, संचित रहता है। इनका होता है पुनः पूर्ति होते रहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। अगर देखिए जो भूमि के नीचे जो जल है उसका स्तर नीचे इसलिए गिरते जा रहा है, पहला तो एक जनसंख्या की वृद्धि, अगर जनसंख्या अधिक होगी तो जल की आवश्यकता अधिक होगी तो उसकी पूर्ति भी ज़्यादा होगी। और दूसरा है कि औद्योगिकरण, उद्योगों में बहुत अधिक मात्रा में जल का इस्तेमाल होता है। तीसरा क्या हो रहा है, सड़कों को पक्कीकरण किया जा रहा है। जब सड़कें पक्की हो जाएंगी तो यहाँ से जो वर्षा का जल आएगा ये नीचे रिस के नहीं जाएगा, क्योंकि हमने वो क्रियाकलाप किया था जिसमें चलनी लिया था, चलनी में मिट्टी डाला था और नीचे एक बाल्टी रख दी थी और तो देखा था कि जल की बूंदें क्या होती है, रिस के नीचे आती थी, जिससे भूमि जल मेंटेन रहता था। लेकिन यह एरिया पक्का हो जाएगा तो यहाँ से जल क्या होगा, नीचे नहीं रिसेगा। तो भूमि स्तर का जो नीचे गिरने का कारण बहुत सारा है, इनमें कुछ प्रमुख कारण ये हैं। कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो यह है कि जल का उपयोग कम से कम हो तो क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वाली जो पद्धति थी उसके द्वारा जल को क्या करेंगे, पटाएंगे, पाइप में डाल देंगे, फिर पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ देंगे और उसमें छिद्र कर देंगे ताकि जल का अधिक से अधिक मात्रा में यूज हो और कम से कम मात्रा में वेस्ट हो। हम लोग देखते हैं कि पाइप के द्वारा जब जल पटाते हैं और मिट्टी में जो क्यारी बना के जल पटाया जाता है तो बहुत सारा जल मिट्टी की क्यारी क्या करती है, सोख लेती है और कहीं कहीं टूट जाता है तो पानी अलग अलग डायरेक्शन में भी निकल जाता है। इससे भी जल क्या होती है, बर्बादी होती है। ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताइए जो हम वन से प्राप्त करते हैं। वन से तो बहुत सारे चीज प्राप्त होता है, जैसे फूल। ये फूल का यूज क्या होगा, फूल का इस्तेमाल होता है औषधि के रूप में। पहला एक फूल हो जाएगा, दूसरा फल हो जाएगा जिसको खाने के उपयोग किया जाता है, तीसरा वहाँ से लकड़ी मिलती है। अगर जो लकड़ी मजबूत हो तो उनका इस्तेमाल इमारतों में किया जाता है, फिर वो लकड़ी सूख जाती है तो उस जलावन में काम आता है। अगर लकड़ी आधा अधूरा जलता है तो जो लकड़ी बच जाता है उससे चारकोल यानी निम्न कोटि का कोयला बनाया जाता है, फिर उस कोयले से जलाकर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है तो फिर राख बन जाता है। उस राख को क्या किया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है तो ह्यूमस बन जाता है। तो वन से तो बहुत प्रकार के, और उन्हीं वन से क्या होगा, जो पेड़ पौधे होंगे वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो जीव जंतु क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। इस तरह वातावरण में क्या होगा, CO2 और O2 की मात्रा बैलेंस रहेगी, जिससे बहुत अधिक गर्मी ना पड़ेगी और बहुत अधिक ठंड भी ना पड़ेगा।
वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, इसे समझाइए। इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है कि वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। वन में इतने पेड़ पौधे होते हैं तो उसी पे आश्रित यहाँ क्या होते हैं, जीव जंतु भी पनपते हैं। इसमें कुछ वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि अगर पेड़ है, अगर इसका पत्ता नीचे गिरा तो इस पत्ते को क्या करेंगे, छोटे सूक्ष्म जीव खाएंगे। इससे पत्ते का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जीव जंतु का पेट भर गया। ये पत्ता सड़ गया तो ह्यूमस बन गया। लकड़ी जब तक हरी भरी है तब तक इसमें वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगा। वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगा तो वातावरण में नमी बरकरार रहेगी, बारिश भी होगा। अगर ये लकड़ी सूख गई तो लकड़ी जलावन में काम आएगी। अगर लकड़ी पूरी ना जली तो चारकोल बन जाएगा, जो कोयले में काम आएगा। उस कोयले को हम जलाकर यूज करेंगे तो फिर राख बनेगा, वो राख क्या हो जाएगा, फिर मिट्टी बन जाएगी। तो इस प्रकार जो वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे उसका सूखा पत्ता हो या हरा पत्ता हो या हरी डाली हो या सूखी डाली हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि जंगल में एक पेड़ है, उसका कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाता है। आगे देखिए, अपघटन किसे कहते हैं। अरे वही जो जीव जंतु को सड़ा गला के जो अपघटित करता है उसको क्या कहते हैं, उसको अपघटक कहते हैं। अपघटक क्रिया ना हो तो पर्यावरण में बैलेंस नहीं हो पाएगा। कोई भी जीव जंतु मरता है तो उसको सड़ाने गलाने का कार्य कौन करता है, अपघटक के द्वारा होता है। आगे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन का योगदान कैसे होता है। देखिए वन क्या करते हैं, ये CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जीव जंतु क्या करते हैं, O2 ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और जीव जंतु क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, जो जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं इसका इस्तेमाल पेड़ पौधे कर लेते हैं। और हम मनुष्यों को और जीवों को जो ऑक्सीजन चाहिए वो पेड़ पौधों के द्वारा मिल जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि वातावरण में CO2 और O2 की मात्रा बैलेंस रहती है। ठीक है, इस तरह यह अध्याय खत्म होता है। हमने सारे क्वेश्चन का थोड़ा बहुत हिंट कर दिया। आप हमारे साथ इस चैप्टर को पढ़ें तो खुद से इसका क्वेश्चन आंसर करें और जितना अच्छा हो सके एक नोट्स बनाएं, ताकि इसका बेनिफिट आप एग्जाम में उठा सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे अगले अध्याय में, अध्याय 2 में, जिसका नाम है जंतुओं में पोषण। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।